हम लोगों ने अवयव में पढ़ा था कि यदि कोई हमारा निकाय दिया हुआ है, युगपत समीकरण निकाय दिया हुआ है बराबर सी a2x प्लस b2y बराबर c2, तो हम इसे एक अवयव के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें इसमें पहले वाले अवयव में हम केवल गुणांकों को लिखते थे b1 b2, और यहाँ पर हम चरों को लिख देते हैं और यहाँ पर हमारे अचर हुए। ये हमारे अवयव को नोटेशन करने का तरीका हो गया था। जब इस युगपत समीकरण के हल की बात हम करते हैं तो इसका हल अद्वितीय कब होता है? हमने बताया था इसका हल अद्वितीय कब होगा? जब a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा। इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम और सिंपल सा उपाय ढूंढ रहे हैं। दो खड़ी लाइनों के बीच में हमने लिख लिया a1 a2 b1 b2। अब ये स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है तो इसका यह विकर्ण होगा, इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो a1 b2 पहले बार और फिर इसका गुणा करके हम घटा देंगे। तो यह जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है यही हमारे सारणिक है। यदि हम इस अवयव को a कहें, a बराबर a1 a2 b1 b2, अवयव को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और इस अवयव के सारणिक मान की हम बात करें तो अब अवयव की जगह पे, अवयव नोटेशन की जगह पे दो खड़ी लाइन हो जाएगी a1 a2 b1 b2। और इसका विस्तार हमने देखा ही है a1 b2 माइनस a2 b1। यह चूँकि इसमें दो पंक्तियाँ हैं, दो स्तंभ है, तो इसे हम 2x2 क्रम की सारणिक कहते हैं। अवयव और सारणिक में दो मूल अंतर है। पहले तो अवयव को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सारणिक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अंतर है कि अवयव में हमारा क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वर्ग अवयव होता है उसी को हम सारणिक में बदल सकते हैं। अर्थात सारणिक में हमेशा पंक्तियों की जो संख्या होती है वह हमेशा स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन अवयव में ऐसा नहीं होता। तो ये दो मूल अंतर हैं जिसे हम देखे भी थे, पहले भी इसको हमने देखा था। 3x3 क्रम की सारणी का हम विस्तार करना सीखेंगे। यह सपोज करिए कि यह दिया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यह एक सारणी दी गई है। हम किसी भी पंक्ति और किसी स्तंभ से इसका विस्तार कर सकते हैं। मान लिया हमने इस पंक्ति के एलांग हम विस्तार करना चाहते हैं, जो कि R1 पंक्ति कही जाती है। R1 में तीन अवयव हैं, एक है a1, दूसरा है b1 और तीसरा है c1। a1 का चिन्ह प्लस है, b1 का चिन्ह माइनस है और c1 का चिन्ह प्लस है। जैसा अवयव में होता है वही सेम चीज़ इसमें भी है, जिसमें हम यहाँ पर प्लस लेते हैं और उसके बाद एकांतर क्रम से यह बदलता जाता है। तो प्लस के बाद माइनस, माइनस का प्लस, प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से इन अवयवों का स्थान का यह चिन्ह हो गया। उस चिन्ह के आधार पर हमने a1 को प्लस कहा, b1 को माइनस कहा, c1 को हमने प्लस कहा यहाँ पे। अब यदि हम a1 से जाने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देते हैं तो मिलेगा b2 b3 c2 c3। इसे हम अवयव के रूप में लिख देते हैं। यहाँ अवयव और यहाँ हम अवयव लिखेंगे। क्या अवयव होगा? a1 से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो जो बचेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिए। इसी तरह b1 से जाने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो a2 a3 c2 c3। तीसरी बार c1 से जाने वाला पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा a2 a3 b2 b3। यह हो गया। अब चूंकि यह 2x2 क्रम की सारणी है तो इसका विस्तार करना हम जानते हैं। b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1, इसको हम a2 c3 माइनस a3 c2, और इसको हम लिख सकते हैं a2 b3 माइनस a3 b2। इस तरह से
हम 2x2 क्रम की सारणिक के आधार पर ही 3x3 क्रम के सारणिक का विस्तार कर सकते हैं। कुछ मूल एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है कि एक सारणी दी गई है, यह सारणिक 2x2 क्रम की है, इसका हमें विस्तार करना है। तो हमने बताया था इस मूल विकर्ण के अवयवों का पहले हम गुणा कर देंगे, 2 - 2 का गुणा करेंगे तो -4, फिर चिन्ह लिखेंगे माइनस, फिर उसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 3 3, यह हो जाएगा -4 - 3 अर्थात -7, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है हम यह एक सारणी 2x2 क्रम की एक दूसरे सारणी के बराबर है तो x का मान हमें निकालना होता है। यह अवयव रहता तो हम प्लेस वाइज बराबर कर करके x का मान निकाल लेते हैं, लेकिन चूंकि यह सारणिक है तो हमें पहले इसका विस्तार करना पड़ेगा। इसका विस्तार करने के लिए हम लिखेंगे 2 - 5 के 20 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2x² - 6 के 24, यह आ जाएगा -18 बराबर 2x² -24। इसको इधर ला दें तो 2x² बराबर हो जाएगा 24 - 18 अर्थात 6, तो x² बराबर 3, x² बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस करने में 3। यह हमारा उत्तर हो गया। यह तीसरे एग्जाम्पल का। दूसरा एग्जाम्पल है 3x3 क्रम की सारणी का विस्तार करना है। तो हम किसी भी अवयव के लांग हम कहे हैं किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के, हम इस पंक्ति से इस पंक्ति से इस पंक्ति से भी विस्तार कर सकते हैं, हम इस स्तंभ और इस स्तंभ के अंदिश भी विस्तार कर सकते हैं। तो हमने आसानी के लिए देखा कि जो R2 है इसमें 2 शून्य आ जा रहे हैं, तो इससे आसानी हो जाएगी हमारा। तो उस R2 के अवयव क्या हैं, एक है 0, दूसरा है 0, तीसरा है -1। अब देखें इनका चिन्ह देखें, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या होगा माइनस, तो इसके साथ माइनस हो गया तो इसके साथ होगा प्लस, इसके साथ फिर आ जाएगा हमारा माइनस। अब इनके साथ हम सारणी 2x2 क्रम की सारणी जोड़ दें। 0 हमने लिया, इससे जाना लो स्तंभ और इससे जाना पंक्ति छोड़ेंगे तो बचेगा -1 -2 -5 0, तो यहाँ लिख दें -1 -2 -5 और 0। अब दूसरे की बात करें, इससे जाने पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 3 -2 0, यह बचेगा 3 3 -2 और 0। तीसरा इससे देखें पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दें तो 3 -1 3 -1, ये छोड़ थे 3 -5, यह हमारा मान मिल गया। तो अब हम ये देखो 0 में कुछ भी हो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी चीज़ का गुणा हो तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा +1 हो गया, 1 को तो हम लिखते नहीं है, गुणा में आ जाएगा। अब 5 से 15 तो यह हो जाएगा माइनस में 15 माइनस 3 कम 3 -3, अर्थात इसका मान हो जाएगा -15 + 3, अर्थात इसका मान आ जाएगा -12। इस तरह से हमने यह एग्जाम्पल भी हल कर लिया, -12 उत्तर आ गया। हम सारणी के प्रॉपर्टीज की बात कर लें, प्रगुणों की बात कर लें जिनके आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को हम स्तंभ में बदल दें, अर्थात जो ऐसे लिखा उसको ऐसे लिख देते हैं, तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अर्थात पंक्ति को हमने कन्वर्ट कर दिया स्तंभ में, तब स्तंभ हमारा कन्वर्ट हो जाए पंक्ति में, तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा है अर्थात एग्जाम्पल के रूप में हम यही लिख देते हैं कि ABC DEF GHI ये हमारा दिया हुआ है। ABC पंक्ति के रूप में इसको हमने स्तंभ के रूप में लिखा, DEF पंक्ति के रूप में हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया, GHI को भी हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया, तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। दूसरा यह कहता है कि दो पंक्तियों को हम आपस में बदलें, दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो मान में केवल माइनस का अंतर आता है, केवल चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। जैसे हमने ये इसी एग्जाम्पल पर ले लिया ABC DEF
GHI। इसमें हम दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। C1 को C2 से और C2 को C1 से इंटरचेंज कर रहे हैं। ये C1 हमारा ये होगा और C2 हमारा ये होगा। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। C1 की जगह पे C2 के अवयव लिखेंगे BEH और C2 की जगह पे C1 के अवयव लिखेंगे ADG। तीसरे के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तीसरा वैसे रहेगा। ये कहता है कि दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करें तो केवल सारणी के मान में अंतर नहीं होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। और यही इंटरचेंज यदि हम 2 बार कर दें तो एक और माइनस आगे इसको प्लस बना देगा। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि यदि दो पंक्तियों या दो स्तंभों में एक जैसे अवयव हों, जैसे यहाँ है ABC XYZ और यहाँ भी है हमारा XYZ। दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ एक जैसे हैं तो इस सारणी का मान हमारा 0 आ जाता है। जैसे ABC XYZ, इसमें दो पंक्तियाँ हमारी R1 और R2 बराबर हैं, इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। इसमें क्या था C2 और C3 आपस में बराबर। ये कह रहा है तीसरा हमारा प्रॉपर्टी कि दो स्तंभ या दो पंक्तियाँ एक जैसी दिखने में हो जाए। देखो एक जैसी दिख रही है ना, XYZ इसमें भी XYZ इसमें भी। इसमें देखें ABC है ना, तो इसे सारणी का मान 0 हो जाता है। बिना हल किए हम इसका मान लिख सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि यदि कहीं पर K का गुणा हमें मिल जाता है, KC, यह XYZ और यह PQR, ये हमारी सारणी दी गई है। किसी पंक्ति के सभी अवयवों में, इस पंक्ति R1, ये R1 हमारी पंक्ति है, ये वाली पंक्ति हमारी R1 है, इसमें 3 अवयव हैं, एक KA, एक KB और एक KC। तीनों में K कॉमन है तो हम K को बाहर लिख देते हैं और जो बचेगा यहाँ ABC, क्योंकि हमने K निकाल दिया था, तो ABC XYZ और PQR। इसका मतलब ये कह रहा है किसी पंक्ति में कोई अवयव या किसी स्तंभ में कोई अवयव कॉमन है तो उसे हम सारणी से बाहर निकाल सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पांचवी हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि कोई सारणिक का कोई भी पंक्ति या स्तंभ, जैसे हमने लिखा A प्लस अल्फा, B प्लस बीटा, C प्लस गामा, मैंने पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वह दो पदों के योगफल के रूप में लिखे गए हैं और इसको तो ऐसे ही लिख दें XYZ PQR। तो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि चूंकि सभी अवयव योगफल के रूप में लिखे हुए हैं, यह दो पदों का योगफल है, तो दो सारणिकों के योगफल के रूप में एक सारणिक को हम तोड़ सकते हैं। जिन दोनों सारणिकों में यह दूसरा और तीसरा पंक्ति तो वही रहेगा, सेम रहेगा कि यहाँ X होगा, यहाँ Y होगा, यहाँ Z होगा, यहाँ PQR, यहाँ भी XYZ PQR। केवल पहली पंक्ति अलग अलग होगी। पहली पंक्ति में इसमें A ले लेंगे, इसमें B ले लेंगे, इसमें C ले लेंगे और इसके साथ हम अल्फ़ा ले लें, बीटा ले लें और गामा ले लें। तो यह एक सारणी को एक से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखने का तरीका होता है। हम तोड़ने का तरीका सीख जाते हैं इस प्रॉपर्टी 5 की सहायता से। छठी प्रॉपर्टी है किसी पंक्ति के सभी अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के अपवर्तियों को जोड़ या घटा सकते हैं, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पंक्ति पर लागू है वही स्तंभ पर भी लागू है कि एक स्तंभ में दूसरे स्तंभ के अवयवों को हम जोड़ या घटा सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सिद्ध करें। जैसे ABC XYZ और PQR हमारा यह एक सारणी दिया हुआ है। हम पहले में R1 को हम लिखेंगे R1 प्लस MR2, माने पहले पंक्ति में दूसरे पंक्ति के अवयवों में M का गुणा करके हम जोड़ रहे हैं। देखें क्या मिलता है। पहली पंक्ति में
दूसरे पंक्ति के अवयवों में m का गुणा करेंगे तो mx होगा, my होगा, mz होगा। इसको पहली पंक्ति के अवयवों के साथ जोड़ना है। यहाँ जाएगा a प्लस mx, b प्लस my, c प्लस mz। दूसरा तीसरा के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो यह ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही उतरता जाएगा। इसको हम अभी हम बताएं पाँचवीं में, क्योंकि यह दो पदों के योगफल के रूप में है, तो यह दो सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक में ए बी सी केवल होगा और यह तो दोनों में एक ही होगा। दूसरी और तीसरी पंक्ति दोनों में एक ही हो जाएगी, पी क्यू आर। इसमें हो जाएगा हमारा एम एक्स एम वाई एम जेड। एम एक्स एम वाई और एम जेड। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रही थी कि कहीं किसी पंक्ति के सभी अवयवों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसे हम कॉमन ले करके और उसे हम बाहर लिख सकते हैं, सारणी के बाहर। तो अब यह x हो गया, y हो गया, z हो गया, x y और z ये भी, चूँकि दो पंक्तियाँ एक जैसी हैं तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। अतः हमने देख लिया कि एक पंक्ति में दूसरे पंक्ति के अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी अंत में वही हमारी सारणिक प्राप्त होगी, कोई नई सारणिक हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, यह हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है जो इम्पोर्टेंट है। सारणी के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम केवल प्रगुण की सहायता से ही सारणी के क्वेश्चनों को हल करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि हम प्रयास करते हैं, जो हम प्रगुण लगाएंगे तो एक डायरेक्शनल प्रगुण लगाएंगे, वो इस तरह का होगा कि हम प्रयास करेंगे कि किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य हमें मिल जाएं। यह हमारा प्रयास होगा। इसी चीज़ को लाने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सारणिक प्रॉपर्टी का यूज हम इस तरह करेंगे कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य हो जाए। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये होता है कि 3x3 क्रम की जो सारणिक है वह 2x2 क्रम की सारणिक में बदल जाएगी और तब जा कर के हम इस सारणी का विस्तार करके मान निकाल सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमने बहुत प्रयास किया, उसके बाद भी 2 शून्य हमारा नहीं आया, तो हम क्या करते हैं कि कहीं भी हम इस तरह से प्रगुण लगाते हैं कि कहीं भी अधिकतम शून्य दिख जाए, अधिकतम शून्य हमारा मिल जाए, और तब उसका हम फिर विस्तार करके उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। यह हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें दिया हुआ है कि 2a माइनस बी माइनस सी 2b 2c ये c1 के अवयव हैं। 2a b माइनस सी माइनस ए 2c ये c2 के अवयव हैं। 2a 2b और c माइनस ए माइनस बी ये c3 के अवयव हैं। हमें इसको सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर इसका मान होगा। तो हम प्रॉपर्टी लगा करके इसको हल कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करें, इसको हल करना हमने शुरू किया और मान लिया कि सारणी का मान डेल्टा है। हम क्या करेंगे? हम कुछ न कुछ करेंगे ही। इस तरह करेंगे कि हमें किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य मिल जाए, एक साथ मिल जाए। यहाँ देखें 2a है, इसमें यदि हम जोड़ देते हैं 2a, सॉरी इसको हम जोड़ दें तो माइनस बी प्लस 2b है तो प्लस बी हो जाएगा। माइनस सी प्लस 2c है तो ये प्लस सी हो जाएगा। अर्थात इसमें इसके अवयवों को हम जोड़ दे रहे हैं। ये हमारा R1 है। R1 के 3 अवयव हैं, एक a माइनस बी माइनस सी, एक 2a और एक 2b। हम करेंगे क्या? R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। इस एरो के पहले इस जो नया हम लिखने वाले हैं R1 उसके अवयव होंगे, और इस एरो के बाद में ये पुराने वाले सारणी के R1 के अवयव होंगे, R1 R2 R3 के अवयव होंगे। इसमें 3 स्थान है। पहला स्थान R1 के अवयवों में, पहले R1 के पहले अवयव में R2 और R3 के पहले अवयवों को जोड़ना है। मैंने 2b और 2c को जोड़ देंगे, यह आ जाएगा a
प्लस बी प्लस सी। उसी तरह दूसरे अवयव में R1 के इस R2 और R3 के दूसरे अवयवों को जोड़ेंगे तो यह फिर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह इसको तीनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे कहाँ, R1 की जगह पे लिखेंगे। R2 R3 के बारे में कुछ ना कह रहा है तो उसको हम ऐसे ही उतार देंगे, उसके बारे में हम कुछ ना कहेंगे। c माइनस ए माइनस बी। यहाँ आ जा, यहाँ R1 में तीन अवयव हमारे हैं a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ हमारा मिलेगा 1 1 1 1 1 1। यहाँ मिला 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस b। अब यहाँ 1 आ गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यह 1 C1 का अवयव है, यह 1 C2 का अवयव है। तो हम करेंगे क्या, C1 की जगह पे C1 माइनस C2 कर देंगे और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर देंगे। हम C3 माइनस C1 नहीं करेंगे तीसरी बार, नहीं तो ये हमारे तीनों 0 हो जाएगा, सारणिक का मान 0 हो जाएगा, फिर हमारे ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो हम केवल 2 ही शून्य लाएंगे, तीसरा शून्य हम लाने का प्रयास नहीं करेंगे। C1 में माने C1 ये है हमारा, C1 के तीन अवयव हैं, पुराने वाले C1 में C2 के अवयव घटाना है। ये हमारा C1 है, ये C2 के अवयव हैं। पहला पहले से घटेगा 0, दूसरा दूसरे में से घटेगा 2b माइनस b करेंगे तो b, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2c माइनस 2c करेंगे तो ये आ जाएगा 0। हमारा इसी से काम चल जाएगा, तो हम इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही हमारा 2 0 आ गया। हमको 2 0 ही लानी थी, हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। हमारा अब आसान हो गया इसको हल करना। हम जो 2 0 ला दिए किसके एलांग, C1 के एलांग। C1 के एलांग इसका विस्तार करेंगे, यह हमारा a प्लस बी प्लस सी है। हम C1 के एलांग विस्तार कर रहे हैं, 1 0, उसके बाद कुछ मिलेगा। दूसरा अवयव है a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी कुछ मिलेगा। तीसरा है 0, इसमें भी कुछ मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, इससे जाने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो 1 2c 1 और c माइनस ए माइनस बी। ये तो हमारा 0 हो जाएगा पूरा, ये भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा केवल इतना गुणे इतना। इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, बराबर यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर माइनस में a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद ये बचा, इसका हम विस्तार करेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, और उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस के साथ 2c, यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तथा इसको हम हल करें, इसमें इसको हम हल करेंगे तो माइनस में a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ से ये माइनस सी हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यह a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। इस तरह से ये तीनों आपस में गुणे होंगे, यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। यह हमको होल क्यू सिद्ध करना था, अर्थात हमने प्रॉपर्टी के उपयोग से इस क्वेश्चन को हमने हल कर दिया, सिद्ध कर दिया। यहाँ हमने देखा है कि हम प्रयास कर रहे हैं क्या, कि कहीं भी किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 0 आ जाए, और उसी 2 0 को लाने के लिए हमने तरीका प्रगुणों का प्रयोग किया। जो 2 0 आ गया, तो जिस पंक्ति या स्तंभ में 2 0 आया है उसी पंक्ति स्तंभ के एलांग इसका हम विस्तार कर देंगे, और जब विस्तार करेंगे तो 2 क्रम की जो सारणिक है इन दोनों के कारण ख़त्म हो जाएगी, केवल 3 क्रम की जो सारणिक थी वह 2 क्रम की सारणिक में बदल गई, और उसके बाद इस 2 क्रम की सारणिक हमने विस्तार करके इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यह बराबर 0 समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। तो जब समीकरण की बात करते हैं तो उस समय हमें दोनों पक्षों को लेकर के चलना रहता है। दोनों पक्षों को हम लेके चलेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 3x माइनस 8 में 3 और 3 6, जब प्लस होगा 3x माइनस 2 होगा,
इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हम वही काम करें कि R1 को हमने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके पहले जो हमने किया था। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ भी आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और यहाँ भी 3x माइनस 2, यहाँ 3 बचा, 3x माइनस 8 और 3 बचा, और 3 और 3x माइनस 8 बचा। यहाँ 3x माइनस 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यह बाहर निकल जाएगा 3x माइनस 2, तो बचेगा 1 1 1 3 3, 3x माइनस 8 3 और 3 3x माइनस 8। हम क्या करेंगे, C1 में से C2 को घटा देंगे, C1 माइनस C2। जब हम घटाएंगे 3x माइनस 2 तो देखें क्या मिलता है। C1 का अवयव 133, C2 का अवयव 1 3x माइनस 8 और 3, इसमें से ये घटा तो 0, इसमें से ये घटा तो माइनस में 3x आएगा और प्लस में 5 आएगा। तो माइनस में 3x प्लस 5 ये आ जाएगा। जैसे ये देख लो 3 माइनस 3x और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 3 11 हो जाएगा। यह हो जाएगा प्लस में 11, माइनस 3x प्लस में 11 और 3 में से 3 गया तो 0। हमारा 2 शून्य आ गया। हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको हम केवल विस्तार करेंगे। यह बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2। इसमें से हमने विस्तार किया तो यह 0 दे देगा, यह 0 देगा, बस यहाँ वाला एक मिलेगा। यहाँ वाला अवयव क्या है, माइनस में 3x प्लस 11, यहाँ का चिन्ह क्या होता है माइनस, और उसके बाद इससे जाने वाले पंक्ति और इससे जाने वाला स्तंभ छोड़ेंगे तो मिलेगा 1 3 1 और 3x माइनस 8। ये हमारा सारणी का मान हो गया इनटू में। इसी को बस हमें हल कर देना है। बराबर 0 हम लेना भूल गए, यह बराबर 0 के होगा, फिर यह भी बराबर 0 के होगा, यह भी बराबर हमारे 0 के होगा, यह भी हमारे 0 के बराबर होगा। यह आ जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हम हल कर लें। माइनस 3x प्लस 11 इंटू, अब इसको हम हल कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं। तो 3x माइनस 8 और माइनस में 3, तो यह भी फिर आ जाएगा 3x माइनस 11, यह माइनस है। यदि हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 2, अब माइनस का गुणा कर देंगे इसी में, यह 3x माइनस 11 3x माइनस 11, तो 3x माइनस 11 का यह होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 3 मूल आ जाएंगे। एक बार इसको 0 करें, 3x माइनस 2 बराबर 0 करें, एक बार इसको 0 करें, 3x माइनस 11 बराबर 0 करें, और एक बार फिर यही 0 होगा क्योंकि यह 2 बार दिया हुआ है। तो 3x माइनस 11 बराबर 0, तो इसलिए जो x का मान होगा वह होगा 2/3, 11/3 और 11/3। यह हमारे दिए गए समीकरण जो सारणी के रूप में था उसका यह हल हो गया। इस तरह से हमने समीकरण को अच्छे ढंग से पढ़ लिया। इसमें अब कुछ बचा नहीं है, केवल क्वेश्चन करना है, उसको एक्सरसाइज के रूप में तुम लोग करते रहना।